अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। मुझे सबने कहा कि सर चैप्टर से स्टार्ट कर दें। मैं चैप्टर 1 भी बेटा साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा। तो अभी मैं आपको चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर में हम वर्क एंड एनर्जी भी पढ़ेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ पावर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरा बेटा हमारा जो टॉपिक आता है वो है जी वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले मेरे बच्चों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है। कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स कौन सी होती है। मेरा बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। चाहे कांस्टेंट फोर्स हो या इसका भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। मेरे बेटे अगर ऐसी फोर्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे, उनमें तब्दीली ना आए, ऐसी फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। जबकि ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाए और डायरेक्शन भी बदल जाए, या डायरेक्शन बदले या मैग्नीट्यूड बदले, ऐसी फोर्स को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि 20 न्यूटन ईस्ट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन भी सेम है। अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो तो देखते हो, अगर ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करो तो हर लम्हा उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो फोर्स तब्दील हो रही है। किसी हाइट पे जा रहे हो तो हर लम्हा हाइट के तब्दील होने की वजह से आपकी जी की वैल्यू में तब्दीली आ रही है, वेट बदल रहा है, फोर्स बदल रही है। तो हमारा टॉपिक वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। इसकी डेफिनेशन ये है, प्रोडक्ट of force and या ये कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement. Effective component of force, product of displacement and effective component of force in the direction of displacement। इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं work done by a constant force का। हमारे पास एक ट्रॉली, उसको हमने फोर्स लगाकर इस डायरेक्शन में खींचना है। अब मेरा बेटा आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन ट्रॉली क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो एंगल बनने वाला वो थीटा है। बड़े अच्छे से आपको पता है, जब फोर्स एक्स और वाई के अलाउ ना हो, दरमियान में कहीं हो, तो हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। उसके लिए एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वाई के अलाउ एफ वाई साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा बेटा एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब एक्स के अलाउ एफ कॉस थीटा और वाई के अलाउ एफ साइन थीटा। तो आप खुद ये देख सकते हो कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ रहा है, जो इस रेडी को इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता तो मैं अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लेता, साइन थीटा। बट जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि एफ डी कॉस थीटा वर्क कहलाता है। एफ डी कॉस थीटा, जैसे कि आप लोगों ने प्रोडक्ट में पढ़ा, ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, ए डॉट बी के। सिमिलरली हमारे पास जो वर्क है वो भी किसका प्रोडक्ट आता है, एफ और डी का। अब मेरे बच्चे आपको बड़े अच्छे से पता है कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा 0 हो तो आंसर मैक्सिमम आता है, कॉस थीटा 90 हो तो आंसर 0 आता है, कॉस थीटा 180 हो तो आंसर -1 आता है। अब मेरे बच्चे इसी तरह इसका मतलब क्या हुआ, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो एंगल क्या होगा, 0। जब एंगल 0 यूनिट पुट करोगे यहाँ पे वर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। सिमिलरली अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हो और खुद इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो एंगल क्या बन रहा है,
90 डिग्री, लेकिन वर्क के लिए जरूरी है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जाए, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट मींस कि आपके पास यहाँ पे वर्क एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री, और वर्क क्या होना चाहिए 0, लेकिन cos 90 भी पुट करो तब भी आंसर क्या आता है 0। इस बात का मतलब हुआ वर्क मैक्सिमम आता है 0 पे और मिनिमम आ रहा है 90 पे। अगर एंटी पैरेलल की बात करूं कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे, आप उस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, एंगल 180 हो तो 180 पे वर्क की वैल्यू -1 आती है, नेगेटिव वर्क आता है। यहां से इस बात का पता चलता है कि अगर आप 0 से 90 के दरमियान रहते हो तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 90 से 180 पे चले जाते हो तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। 90 एंगल पे वर्क 0 था, उससे पहले वर्क की वैल्यू 1 थी, दरमियान में वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है मेरा बेटा पॉजिटिव। इसका एक छोटा सा मेथड ये भी है कि अगर आपके पास ग्राफ आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, 10 20 30, यहां पे लिख लेता हूं 5 10 15। अब मेरे बच्चे मैं कहता हूं आपके पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो आपने कवर किया वो 15 मीटर है, तो यहां से 15 पे जा, यहां से 20 पे जा, तो ये एरिया अंडर द ग्राफ हमें किसकी वैल्यू बताएगा वर्क की। वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। अब मेरा पुत्र एरिया में दो चीजें आ रही है, एक उसकी ये लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है, ये 20 है और ये 15 है, अगेन 20 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ जाएगा वर्क। ये दूसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड, और इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं तो इसके समराइज पॉइंट्स क्या बनते हैं। वर्क जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है तो वर्क होगा। वर्क 0 कब होगा जब आप ऊपर की तरफ बाल्टी को उठा रहे हो और जहां इस डायरेक्शन में रहे हो तो दोनों के दरमियान एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा 0। लेकिन अगर एंटी पैरेलल हो, आप ऊपर उठा रहे हो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे एंगल नेगेटिव आएगा। तो उसको समराइज मैंने इसलिए किया कि 0 पे मैक्सिमम आ रहा था, 90 पे 0, तो दरमियान में वर्क की वैल्यू पॉजिटिव है। जब 180 पे गए 90 से बढ़े तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। दूसरा वर्क कैलकुलेट करने का मेथड ग्राफिकल था कि जब आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा वर्क। होपफुली इसको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह साथ साथ आपके सारे लेक्चर्स अपलोड होते जाएंगे। जो क्वेश्चन मेरा बेटा पूछना हो वो पूछ ले, और साथ ही मुझे सजेस्ट कर दें कि किस दिन लाइव आके मैं आप लोगों के जो सारे क्वेश्चंस हैं, सारी क्वेरीज हैं, उनके जवाब दिया करूंगा। इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा।